इस वीडियो में हम महासागरीय जल धाराओं के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ओशन करंट के बारे में पढ़ेंगे। ओशन करंट को पढ़ने से पहले हमें वर्ल्ड मैप के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये लाइन हमारी इक्वेटर है, यानी विषुवत रेखा है। इस विषुवत रेखा के ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और नीचे वाले हिस्से को दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है। अब महासागरीय जल धाराओं को पढ़ने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय जल धाराओं की दिशा क्लॉकवाइज होती है और दक्षिण गोलार्ध में महासागरीय जल धाराओं की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। महासागरीय जल धाराएं दो तरह की होती हैं, एक गर्म जल धारा और एक ठंडी जल धारा। क्योंकि विषुवत रेखा के पास सूरज की किरणें हमेशा सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ का एरिया सबसे ज्यादा गर्म होता है। तो इस कारण यहाँ पे जो जल धाराएं होती हैं विषुवत रेखा के आसपास, वो सारी गर्म जल धाराएं होती हैं। और ध्रुवों, यानी ये उत्तरी ध्रुव है और ये नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी ध्रुव है। ध्रुवों के पास जो जल धाराएं होती हैं वो हमेशा ठंडी होती हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि इक्वेटर से जब हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो जल धाराएं गर्म होती हैं। इक्वेटर यानी विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने वाली सारी जल धाराएं गर्म जल धाराएं होंगी और ध्रुवों से जो इक्वेटर की तरफ जो जल धारा आएगी वो हमेशा ठंडी होगी। इनका रीजन सीधा सीधा है, क्योंकि ध्रुवों के पास तापमान ठंडा होता है तो इसलिए वो जलधारा ठंडी होती है, और विषुवत रेखा के पास तापमान ज्यादा होता है इसलिए वो जलधारा गर्म होती है। मैं आपको बता चुका हूं कि उत्तरी गोलार्ध में धाराएं क्लॉकवाइज घूमेंगी और दक्षिण गोलार्ध में धाराएं एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी। अब हम सबसे पहले हिंद महासागर में पैदा होने वाली जलधाराओं के बारे में पढ़ेंगे। ये हिंद महासागर में पैदा होने वाली जलधाराएं हैं। ये हमारी विषुवत रेखा है, यानी इक्वेटर है। इसके पास में जो जलधारा पैदा होती है उसको दक्षिण विषुवतीय जलधारा कहते हैं और ये गर्म जलधारा होती है, क्योंकि ये इक्वेटर के पास है इसलिए गर्म जलधारा है। ये एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ेगी तो ये आगे जाकर मेडागास्कर के पास में, ये मेडागास्कर है, इसके पास में दो जलधाराओं में बढ़ जाती है, एक अगुलहास दूसरी मोजाम्बिक। मेडागास्कर के पश्चिम में अगुलहास और पूर्व में मोजाम्बिक। ये जलधारा आगे मोजाम्बिक आगे बढ़ती है और दक्षिण ध्रुव वाले एरिया में एंटर करती है। तो यहाँ इस जलधारा का नाम दक्षिण हिंद प्रवाह हो जाता है। इन्हें मैंने ब्लू कलर में शो किया है। ब्लू कलर में शो करने का मतलब ये है कि ये जलधारा ठंडी है, क्योंकि हम ध्रुवों के पास में आ गए हैं तो ये जलधारा ठंडी हो जाती है। दक्षिण हिंद प्रवाह आगे बढ़ती है और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से होकर आगे बढ़ती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पास में इस जलधारा को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा कहा जाता है और ये जलधारा ठंडी होती है, क्योंकि हम ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ बढ़ रहे हैं, विषुवत रेखा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये जलधारा ठंडी होगी। कॉन्सेप्ट सीधा सा है, ध्रुवों के से इक्वेटर की तरफ बढ़ने वाली सारी जलधाराएं ठंडी होती हैं। ये आगे जलधारा जाकर दक्षिण विषुवतीय जलधारा में कन्वर्ट हो जाती है और ये जलधारा गर्म होती है। इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे उत्तरी अटलांटिक की जलधाराओं के बारे में। ये पूरा अटलांटिक ओशन है। विषुवत रेखा के ऊपर वाले हिस्से को नॉर्थ अटलांटिक कहते हैं और विषुवत रेखा के नीचे वाले हिस्से को साउथ अटलांटिक कहते हैं, यानी दक्षिण अटलांटिक महासागर। हमें उत्तरी अटलांटिक के जलधाराओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उत्तर गोलार्ध में होने के कारण से ये साइकिल हमारा क्लॉकवाइज घूमेगा इस तरह। सबसे पहले हम विषुवत रेखा के पास में पैदा होने वाली जलधारा को पढ़ेंगे और ये जलधारा है उत्तर विषुवतीय। विषुवत रेखा के पास होने के कारण ये गर्म होगी और ये आगे बढ़ती है क्लॉकवाइज। आगे ये जलधारा दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक एंटिलीज दूसरी फ्लोरिडा। क्योंकि यहाँ पे फ्लोरिडा स्टेट है इसलिए यहाँ की जलधारा को फ्लोरिडा स्टेट कहा जाता है, और दूसरी एंटिलीज। ये जो दोनों जलधारा भी गर्म है, क्योंकि हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये जलधाराएं भी गर्म होंगी। ये जो जलधाराएं फ्लोरिडा और एंटिलीज आगे मिलकर गल्फ स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाती हैं और ये गल्फ स्ट्रीम भी गर्म जलधारा है। ये आगे बढ़ती है, आगे बढ़ते हुए ऊपर से ये बेफिन की खाड़ी है। बेफिन की खाड़ी से लेब्राडोर
एक जलधारा आती है, क्योंकि ये जलधारा उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ रही है तो ये ठंडी जलधारा होगी, और ये गल्फ स्ट्रीम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ रही है तो ये गर्म जलधारा होंगी। ये दोनों जलधाराएं आपस में टकराती हैं। आपस में टकराने के कारण यहाँ पे मछली पालन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जहां पर भी गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा आपस में मिलेंगी वहां मछली पालन सबसे अधिक होता है। इसके बाद ये जलधारा उत्तर अटलांटिक जलधारा के रूप में बदल जाती है। ये जलधारा भी गर्म होती है। इसका एक हिस्सा ऊपर की तरफ चला जाता है जिसे इर्मिंजर जलधारा कहते हैं, और दूसरा हिस्सा रेनन जलधारा के रूप में टूट जाता है। यानी उत्तर अटलांटिक जलधारा दो जलधाराओं में बढ़ जाती है, एक इर्मिंजर और दूसरी रेनन। ये जलधारा भी गर्म होती हैं। उसके बाद में ऊपर से एक जलधारा और आती है जिसे कन्नारी जलधारा कहते हैं, क्योंकि ये ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ रही है तो इसे ठंडी जलधारा कहा जाता है। ये जलधारा कन्नारी जलधारा कहलाती है, और यह आगे विषुवत रेखा के पास में उत्तर विषुवतीय जलधारा के रूप में बदल जाती है। इस तरह यह साइकिल पूरा होता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे साउथ अटलांटिक यानी दक्षिण अटलांटिक के बारे में। ये सारी जलधाराएं दक्षिण अटलांटिक की जलधाराएं हैं, और ये एंटी क्लॉकवाइज में घूमेंगी क्योंकि हम दक्षिण गोलार्ध के अंदर हैं। सबसे पहले विषुवत रेखा के पास में जलधारा को दक्षिण विषुवतीय जलधारा कहेंगे। ये जलधारा आगे ब्राजील के पास से होते हुए गुजरती है, इसलिए इसका नाम ब्राजील जलधारा हो जाती है। ये जलधारा भी गर्म जलधारा होती है, क्योंकि हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ रहे हैं, दक्षिण ध्रुव की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये जलधारा भी गर्म होगी। अब दक्षिण ध्रुव से एक जलधारा ऊपर की तरफ आती है जिसका नाम फॉकलैंड होता है। ये ठंडी जलधारा होती है, क्योंकि हम ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ रही है ये जलधारा, इसलिए ये ठंडी जलधारा होती है। ऊपर से ब्राजील की जलधारा आ रही है जो गर्म जलधारा, ये आपस में टकराती हैं और यहाँ पर मछली पालन बहुत अधिक होता है। इसके बाद में ये जलधारा दक्षिण अटलांटिक प्रवाह के रूप में इधर बढ़ती हैं। ये जलधारा ठंडी जलधारा होती है। ये जलधारा ठंडी होती है और ये आगे दक्षिण अफ्रीका के पास से होते हुए गुजरती है, और इस जलधारा का नाम बेंगुएला जलधारा होता है। ये जलधारा भी ठंडी होती है, क्योंकि हम दक्षिण ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ रही है ये जलधारा, इसलिए इसका नाम बेंगुएला जलधारा है, और ये ठंडी है। आगे बेंगुएला जलधारा दक्षिण ध्रुव विषुवतीय जलधारा में बदल जाती है, और इस तरह यह साइकिल पूरा होता है। यहां देखने वाली एक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। उत्तर अटलांटिक की जलधाराओं के बारे में हमने पढ़ा था अभी। इसमें क्या था, जब यहां गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा आपस में टकराई और ये आगे दक्षिण अटलांटिक की तरफ बढ़ रही थी, दक्षिण अटलांटिक प्रवाह के रूप में आगे बढ़ रही थी, तो ये ठंडी थी। और यहाँ पर जब गर्म जलधारा और लैब्राडोर की ठंडी जलधारा आपस में टकराकर आगे बढ़ी थी उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के रूप में, तो ये गर्म थी। इसका रीजन, ये गर्म है और ये ठंडी है, इनका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, उत्तरी अटलांटिक जलधारा गर्म इसलिए है क्योंकि गल्फ स्ट्रीम से जो आने वाला पानी है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, वो ज़्यादा वॉल्यूम का गर्म पानी है, और ऊपर से जो ठंडी जलधारा आ रही है वहाँ का वॉल्यूम कम है पानी का, गर्म ठंडा पानी कम है, इसलिए ये जलधारा गर्म ही रह जाती है। और दूसरा रीजन इसका ये भी है क्योंकि हम उत्तरी ध्रुव से नीचे की तरफ हैं, उत्तरी अटलांटिक धारा काफ़ी नीचे की तरफ है, काफ़ी दूर है उत्तरी ध्रुव से, इसलिए गर्म रहती है अपेक्षाकृत दक्षिण अटलांटिक प्रवाह के, क्योंकि दक्षिण अटलांटिक प्रवाह दक्षिण ध्रुव के बहुत करीब आ जाती है, इसलिए जलधारा ठंडी हो जाती है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि दक्षिण अटलांटिक प्रवाह दक्षिण ध्रुव के बहुत करीब हो जाती है, इसलिए ठंडी रहती है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जलधारा है, ये उत्तरी ध्रुव से थोड़ा दूर रहती है दक्षिण अटलांटिक प्रवाह के अपेक्षाकृत, इसलिए ये जलधारा गर्म ही रहती है। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे पैसिफिक की जलधाराओं के बारे में, प्रशांत महासागर में पैदा होने वाली जलधाराओं।
ये सारा एरिया पैसिफिक ओशन का है, यानी प्रशांत महासागर का है। इसमें भी दो हिस्से हैं। विषुवत रेखा के ऊपर वाले हिस्से को नॉर्थ पैसिफिक कहा जाता है और विषुवत रेखा के नीचे वाले हिस्से को साउथ पैसिफिक कहा जाता है। सबसे पहले हम नॉर्थ पैसिफिक को पढ़ेंगे। नॉर्थ पैसिफिक की जलधाराएं ये हैं, और ये क्लॉकवाइज सर्कल घूमेगा क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में हैं। विषुवत रेखा के पास पैदा होने वाली जलधारा को उत्तर विषुवतीय कहेंगे और ये गर्म जलधारा होगी क्योंकि विषुवत रेखा के पास में है। ये आगे ऊपर की तरफ क्लॉकवाइज बढ़ेगी और ये क्यूरेशियो जलधारा के रूप में आगे बढ़ती है। जापान के पास में ये क्यूरेशियो जलधारा की एक ब्रांच सुशिमा में टूट जाती है और सुशिमा इस तरफ आगे बढ़ जाती है। ये भी गर्म जलधारा होती है। क्यूरेशियो जलधारा ऊपर आगे बढ़ती है और ऊपर से ओयाशियो और क्यूरेल जलधाराएं दो जलधाराएं आपस आती हैं और ये क्यूरेशियो जलधारा से टकराती हैं। ओयाशियो और क्यूरेल ये जलधाराएं क्यूरेशियो जलधारा से टकराती हैं और उत्तर प्रशांत प्रवाह के रूप में इस तरफ आगे बढ़ती हैं। ओयाशियो और क्यूरेल जलधारा उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ रही हैं, इसलिए ठंडी जलधाराएं होती हैं। और उत्तर प्रशांत प्रवाह गर्म जलधारा होती है जिसकी एक ब्रांच अलास्का की तरफ बढ़ जाती है जो गर्म जलधारा के रूप में बढ़ जाती है और एक नीचे की तरफ जाती हैं जो कैलिफोर्निया जलधारा के रूप में होती है। क्योंकि कैलिफोर्निया जलधारा ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ रही है तो ये जलधारा कैलिफोर्निया क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो ये ठंडी की होती है क्योंकि ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ रही है। इस तरह ये आगे उत्तर विषुवतीय में कन्वर्ट हो जाती है और इस तरह ये साइकिल चलता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे साउथ पैसिफिक की जलधाराएं ये हैं जो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी। अब हम दक्षिण प्रशांत की जलधाराओं के बारे में पढ़ेंगे। विषुवत रेखा के पास पैदा होने वाली जलधारा को दक्षिण विषुवतीय जलधारा कहते हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ेगी। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के पास में ये जलधारा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा के नाम से जानी जाती है और ये गर्म दक्षिण प्रशांत प्रवाह के नाम से जानी जाती है और ये जलधारा भी गर्म होती है। उसके बाद में ऊपर की तरफ ये जलधारा बढ़ती है पश्चिमी साउथ अमेरिका के पास से। तो इस जलधारा को हम बोलते हैं पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। क्योंकि यहाँ पे पेरू पड़ता है इसलिए इस जलधारा का नाम पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा होता है और ये आगे दक्षिण विषुवतीय जलधारा के रूप में आगे बढ़ जाती है और इस तरह यह साइकिल पूरा होता है। इस तरह हमने सभी जलधाराओं के बारे में लगभग पढ़ लिया है। आशा करता हूं आपको ये सारी जलधाराएं समझ में आई होंगी और अच्छे से आपने इन्हें याद भी किया होगा। इन जलधाराओं को आप मैप के जरिए याद कीजिए तो ये आसानी से आपको याद होंगी। आप इनकी 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, बेशक ये आपको याद हो जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।